किस किस को लगता है कि ये तारे बस रात को आते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं? अगर आप भी ऐसे मानने वाले लोग हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा वाइट पेपर लेके उसमें छोटे छोटे होल कीजिए और उस पेपर को एक किसी टॉर्च या लाइट के सामने ले जाके रख दीजिए और आप कमरे में अंधेरा करके कमरे के सारे लाइट को ऑफ करके उस टॉर्च को जलाइए। आपका कमरा भी बिल्कुल वैसा दिखेगा रात को जैसे हमें आसमान दिखता है। और अब जैसे ही कमरे की लाइट को जलाएंगे वो तारे गायब हो जाएंगे। ऐसा ही ठीक हमारे आसमान के साथ भी होता है। दिन में जब सूर्य की रोशनी होती है तो सूर्य की इतनी तेज़ रोशनी के कारण हम तारा को नहीं देख पाते, और रात को जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है तो हमें वो तारे दिख जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि तारे हमेशा होते हैं, लेकिन दिन में वो सूर्य की रोशनी के कारण हमें नहीं दिखते। क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। शाम के टाइम आसमान को तो आप सबने देखा होगा। वो आपने देखा होगा कि सबसे पहले वहाँ पे एक या दो तारे दिखते हैं। उसके बाद कुछ ही देरों के बाद इतने सारे तारे हो जाते हैं कि हम उन्हें गिन नहीं पाते हैं। उनमें से कुछ तारे छोटे छोटे, कुछ धुंधले दिखेंगे, कुछ चमकीले दिखते हैं और कुछ टिमटिमाते हुए भी हमें लगते हैं। इन्हीं आसमान ने आपने चांद को भी देखा होगा। चांद हमेशा एक समान चमकता है, लेकिन यह चांद प्रतिदिन अपना आकार बदलता है। हम डेली उसके आकार में यह बदलाव अनुभव तो नहीं कर पाते, लेकिन हर 3-4 दिनों बाद आपको यह बदलाव दिखेगा। पूरे चांद को हम महीने में सिर्फ एक बार देख पाते हैं, जिसे कि पूरी चांद वाली रात यानी कि पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन इसके ठीक 15 दिन बाद ये चांद गायब हो जाता है, आप उसे नहीं देख पाते, और एक नए चंद्रमा वाली रात्रि, इसको ही हम अमावस्या भी कहते हैं। सूर्य, चांद और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, इसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इसी खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही दिखते हैं, लेकिन ये हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते और हमें वे छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, जब भी कोई एरोप्लेन जहाँ से उड़ना बस स्टार्ट ही करता है तो उसके कुछ दूरी पे हमें वो कितना बड़ा दिखता है। जैसे कि हमारा सूर्य हमसे पास है इसलिए हमें बड़ा दिखता है, लेकिन वही एरोप्लेन जब बहुत ऊंचाई पे चला जाता है तो हमें कितना छोटा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई पंछी उड़ रहा हो। ऐसे ही है हमारे तारे। दूर होने के कारण ही हमें उनकी ऊष्मा का भी एहसास नहीं होता है, जैसा कि हमें सूर्य से होता है। दिन में जब सूर्य निकलता है तो कितनी गर्मी होती है। रात में आपने अक्सर आसमान में तारों के अलग अलग समूह को देखा होगा। इन सभी समूह को इनकी अलग अलग आकृति होती है, इसे ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी का ही एक नक्षत्र मंडल है। इसे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। सप्तऋषि वाला एक वो होता है, सप्तऋषि एक तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का ही भाग होता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा को निर्धारित करने के लिए, रात्रि में दिशा को निर्धारित करने के लिए तारों की सहायता लेते थे। जैसे कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, इसलिए लोग उत्तर दिशा को आसानी से पहचान लेते थे। सप्तऋषि जहाँ पे होते हैं ये नक्षत्र मंडल, उससे अगर आप सीधे एक काल्पनिक रेखा खींचे तो आप ध्रुव तारे तक पहुँच जाएंगे, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। लेकिन आसमान में कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, और वे ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी में प्लैनेट्स को कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब हुआ चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा पर से अगर आप देखें तो यह चांद की तरह ही चमकती हुई दिखेगी। अब आप समझ गए होंगे कि जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है वे
तारा कहलाते हैं, और जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या सौरमंडल में 8 है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और तारा तो आपने देख लिया, सूर्य भी एक तारा ही है। अब हम कुछ रोचक जानकारी के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस ये ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब हम अपने सौरमंडल को देखते हैं। सौरमंडल में सूर्य के सबसे पास वाला जो ग्रह है वो है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल, फिर बीच में आता है क्षुद्र ग्रह, उसके बाद आते हैं हमारे बाह्य ग्रह यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो यहाँ वाले ग्रह हैं जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं जो कि बहुत सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टान के बने हुए हैं। लेकिन जो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बहुत ही बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों के बने हुए हैं। मंगल और बृहस्पति यानी कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एग्जाम में ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आंतरिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं, और ऑप्शन में कहीं भी मंगल और बृहस्पति नहीं दिखेगा आपको, तो वहाँ आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दिख जाएंगे। अब हम इन ग्रहों के परिक्रमण और घूर्णन की अवधि जानते हैं। परिक्रमण वो होता है सूर्य को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है किसी ग्रह को, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। लेकिन अपने ही अक्ष पे, अपनी ही जगह पे एक चक्कर लगाने ना घूर्णन कहलाता है। बुध सूर्य के सबसे पास है, इसलिए परिक्रमण में उसको सबसे कम समय लगता है, सिर्फ 88 दिन का, और अपने अक्ष पे घूमने में 59 डेज का समय लगता है। शुक्र को एक चक्कर लगाने में 255 दिन लगते हैं और घूर्णन करने में 243 दिन। उसी तरह पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है, जिसे हम एक साल कहते हैं, और अपने ही चक्कर पे घूमने में 1 दिन लगता है, जिससे दिन और रात होता है। उसी तरह है मंगल को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 687 दिन लगते हैं और अपने ही अक्ष पे घूर्णन करने में बिल्कुल पृथ्वी के समान ही 1 दिन का समय लगता है। मंगल के जो उपग्रह हैं, जिसे हम चंद्रमा भी कहते हैं, उनकी संख्या 2 है, होमोस और डिमोस, और पृथ्वी का एक चंद्रमा है यानी कि एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसी तरह अगर हम बृहस्पति के बारे में जानें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 11 साल 11 महीने यानी कि 12 साल का समय लग जाता है, और अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट यानी कि एवरेज अगर देखें तो 10 घंटे लग जाते हैं। इसके चंद्रमा की संख्या यानी कि उपग्रह की संख्या लगभग 53 है। शनि को सूर्य के चारों ओर घूमने में एक परिक्रमण में 29 साल 5 महीने का समय लग जाता है और अपने अक्ष पे घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का। इसके भी उपग्रह की संख्या 53 ही है। अब हम बात करते हैं नेपच्यून और यूरेनस के बारे में। यूरेनस को एक परिक्रमण करने में 84 साल लग जाते हैं और अपने ही अक्ष पे घूर्णन में 17 घंटे 14 मिनट का समय लग जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर घूमने में इसे 164 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा समय लग जाता है, और अपने अक्ष पे घूर्णन में 16 घंटे 7 मिनट का समय लग जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 13 है। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा यानी कि उपग्रह भी है। सौरमंडल में 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौरमंडल यानी कि सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सीटेट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि सौरमंडल में क्या क्या होता है।
सूर्य के बारे में जानें तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि नज़दीकी तारा होने के बावजूद भी यह हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रहों के बारे में जानते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार अगर उनके नाम जाने तो वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसको याद करने के नीचे ट्रिक भी दिए गए हैं। माई वेरी इफेंशिएटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एम का मतलब होता है मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं, जैसे कि जियोग्राफी। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जी और ग्राफिया। जी का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ऐसे ही आपने जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड के बारे में सुना होगा। जियोलॉजी होता है पृथ्वी का अध्ययन और जियोमेट्री होता है पृथ्वी का मापन, और जियोइड क्या होता है तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। हमारी पृथ्वी जियोइड है, गोल या चपटी हुई नहीं है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ आता है, लेकिन खगोल पिंडों एवं उनके गति से संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं। इसे हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए इसे सूर्य का चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन ही लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि 2006 में हुई थी, उसमें उन्होंने निर्णय लिया था कि कुछ समय खोजे जाने वाले अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि सीरस और प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र और तीसरा है पृथ्वी, लेकिन आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। भू आभा का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार, और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, लेकिन फिर भी यह हमें बड़ा दिखाई देता है, और इसका कारण यह है कि यह हमारे बहुत पास है। अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मानव निर्मित उपग्रह भी हैं। इसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए
रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं, इनसेट, IRS और एडुसेट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद पर पहला कदम रखा था। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलता है। लेकिन फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। चांद पृथ्वी का उपग्रह है तो वो चांद के चक्कर लगाएगा और उसे चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लग जाता है। इतने समय में तो वह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा नहीं कर पाता है। इसी वजह से हमें चांद का केवल एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के इन छाया को आप देख सकते हैं। आपने पूर्णिमा वाले दिन चांद को देखा होगा, जिसको हम दाग कहते हैं कि चांद में भी दाग है। दरअसल वो दाग नहीं है, वो चांद पे जो पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जिस वजह से वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाती है, तो हमें वो भाग अंधेरा दिखता है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत समय पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इसी प्रक्रिया में वायु के साथ उनका घर्षण होता है, जिसके कारण गर्म होकर वे जलने लग जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप चमत्कार पदार्थ हमें दिखता है आसमान में। कभी कभी उल्का पूरी तरह बिना जले ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। आपने आसमान में देखा होगा कि कभी कभी ये रोशनी सी दिखती है जिसे हम टूटता हुआ तारा समझ के विष मांगने लग जाते हैं, मगर वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वह उल्कापिंड होता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी देखी है? ये एक चमकदार रास्ते की तरह दिखता है। ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसको आकाशगंगा कहा जाता था। जैसे पृथ्वी पर गंगा नदी है, उसी तरह हमने आकाश में इसे आकाशगंगा कह दिया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच अगर रिलेशन देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल, उसके बाद आकाशगंगा और उसके बाद ब्रह्मांड। हमने ग्रहों के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन ग्रहों से जुड़ी एक फैक्ट दिया गया है जो कि इस चैप्टर के लास्ट में है। उसमें ये बताया गया है कि जो दूसरे नंबर वाले ग्रह हैं, यानी कि पहले अगर स्टार्टिंग से देखें तो भी दूसरा वाला और लास्ट से देखें तो भी दूसरा वाला, ये कौन कौन से हुए? पहले हैं बुध, उसके बाद शुक्र और लास्ट में सबसे लास्ट में नेपच्यून है और उसके बाद है यूरेनस। तो ये जो शुक्र और यूरेनस है ये उल्टी दिशा में घूमते हैं बाकी ग्रहों की तुलना में। उम्मीद है इस चैप्टर को मैं आपको इजीली समझाने में सफल हुई हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।